हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम देखेंगे जावा विंटर का 2023 का फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्ट 1, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने विथ प्रैक्टिकल किए थे। ओके, सो आई होप वो जो सारे क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन। ओके, सो डोंट वरी कि हम एग्जाम की तैयारी, हम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, सो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने में या फिर वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है। ओके, और एज यू नो कि YouTube पे ये फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर नहीं है। ओके, चाहे तो आप सर्च कर लो। ओके, मॉडल आंसर्स पेपर आपको मिल जाएंगे बट फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं। ओके, सो उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ 2023 विंटर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सो अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। सो ये 12 मार्क्स के लिए है, सो 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज explain implicit and explicit type conversion with example in detail. ओके, सो ये जो टाइप कन्वर्जन होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, implicit and explicit. ओके, सो ये हमें विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। ओके, सो फर्स्ट है implicit type conversion. It is also called as widening casting. This occurs when data from smaller data type is converted into larger data. Okay, for example, converting an int to long. तो ये ध्यान में रखिए, implicit type conversion क्या होता है, जब हम जो smaller data type है उसको कन्वर्ट करते हैं लार्जर डेटा टाइप से, है ना। इट्स सिंपल कि स्मॉलर का लार्जर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंट टू लॉन्ग। सो इंट ये स्मॉलर डेटा टाइप है ना, और लॉन्ग ये जो है वो लार्जर डेटा टाइप है। ओके, देन ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज डन बाय कंपाइलर इंटरनली। सो ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो कंपाइलर करता है। ओके, converting a lower data type into higher one is known as widening. Obviously ये first point में ही हमने देखा है ना कि lower data से higher data में convert होता है, तो that is implicit type conversion. okay? और इसे हम widening type conversion भी बोलते हैं। okay, if two variables involved in an operation are of the same data type, then the result also similar. Obviously हमें पता है जब हम दोनों भी डेटा टाइप है वो इंट लेते हैं तो रिजल्ट भी तो इंट में ही आएगा, है ना। सो दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस दिया है कि पहले बाइट यानी कि एकदम छोटा वाला जो हमारा डेटा टाइप है उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैर में। सबसे छोटा जो डेटा टाइप होता है वो है बाइट। उसके बाद फिर कैर आता है, कैर डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट में। ओके, फिर शॉर्ट को इंट में, इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में, एंड फ्लोट का कन्वर्जन हम कर सकते हैं डबल में। ओके, सो ये है एक सीक्वेंस दिया है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसे हो सकता है। ओके, अभी एग्जांपल देखते हैं। कैर वेरिएबल कैन बी टाइप कास्ट टू इंट, फ्लोट कैन बी टाइप कास्ट टू डबल एंड सो ऑन। ओके, सो वही बोला है, ये कैर है, इसका कन्वर्जन हम इंट में कर सकते हैं। ओके, और जब हम कन्वर्जन करते हैं सो उसे हम बोलते हैं टाइप कास्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, दैट इज प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक क्लास है, मेन फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए हैं। ओके, दैट इज कैर एंड इंट। सो कैर ch इज इक्वल टू a एंड इंट a इज इक्वल टू ch। तो यहाँ पे देखिए अभी ये ch क्या है, ये वैल्यू नहीं है,
ये CH ये क्यार है, ओके। सो यहाँ पे कन्वर्जन किया है तो CH की वैल्यू जो है A वो फिर इंट में स्टोर हो जाएंगी। सो इंट एक डेटा टाइप है, ओके, तो उसमें अभी इंट ये वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, उसमें वैल्यू स्टोर होंगी A, बिकॉज देखिए यहाँ पे इंट A इज इक्वल टू CH लिखा है, ओके, बट CH ये क्या है, ये क्या डेटा टाइप का वेरिएबल है ना, तो इसमें फिर वैल्यू है A, तो A जो वैल्यू है वो इंट में स्टोर हो जाएंगी, ओके। समझ में आ रहा है, दैट इज यहाँ पे क्यार का कन्वर्जन हुआ है इंट में। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या किया हमने कि जो ये A था इंट, इसी को ही हमने प्रिंट कर दिया है। फिर और हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, ओके, दैट इज लॉन्ग L इज इक्वल टू 20 एंड फ्लोट B इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू, ओके। अब क्या किया है हमने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है, ओके, और जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमने स्टोर किया है यहाँ पे, दैट इज डबल एक्स में। तो जो लॉन्ग है एंड फ्लोट जो डेटा टाइप है, इनको हमने डबल में स्टोर कर दिया है। समझ में आ रहा है? सो डबल में स्टोर कैसे किया है, इनका मल्टीप्लीकेशन करके। सो L मल्टीप्लाइड बाय B। सो L की वैल्यू है 20 एंड B की वैल्यू है 24.62, ओके। सो इनका मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएंगी वो स्टोर होंगी x में, दैट इज डबल डेटा टाइप, ओके। सो फिर हमने वो जो x है दैट इज डबल वो प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देखिए, a char type is automatically converted to int. Variable L and B which are of long and float data type, as we already know, yes, respectively are multiplied to give a value stored in a double. So long and double are implicitly cast to double. So means क्या, ये जो शॉर्ट वाले दैट इज स्मॉलर डेटा टाइप है उनका कन्वर्जन हो गया है लार्जर डेटा टाइप में। सो ये सेम प्रोग्राम है, इसे हम अभी रन करके देखते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा है प्रोग्राम, ठीक है। अब डायरेक्टली हम रन करते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर आया है 97 एंड देन 492 पॉइंट समथिंग, ओके। सो यहाँ पे चेक करते हैं। सो कैर में हमने वैल्यू स्टोर की थी A की, ओके, बट इंट में वही वैल्यू हमने पास की थी, दैट इज जो कैरेक्टर था वही हमने वैल्यू पास की थी, दैट इज A, ओके। बट अभी इंटीजर होने के कारण, इंटीजर हमें पता है कि नंबर ही प्रिंट करेगा, सो इंटीजर होने के कारण A की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई है, 97। फिर यहाँ पे देखिए लॉन्ग फ्लोट का क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और वो स्टोर हो गया है डबल में, L मल्टीप्लाइड बाय B। सो वो फिर आंसर आ गया है 492.4002 एंड सो ऑन, ओके। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे कैरेक्टर A प्रिंट नहीं हुआ है, A की वैल्यू इंटीजर में जो थी वो प्रिंट हो गई है। अल्फाबेट्स की वैल्यूज होती है तो वो स्टार्ट होती है 97 से, ओके। सो A की वैल्यू 97 होंगी, B की वैल्यू 98 होंगी, C की वैल्यू 99 होंगी, ओके। अगर यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे अल्फाबेट चेंज करके देखते हैं, A की जगह पे हम D लिखते हैं, ओके। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, रन करते हैं, ओके। सो देखिए आंसर 100 आया है, ओके। सो डी की वैल्यू क्या होगी, 100, ओके। सो ए इज इक्वल टू 97, बी की वैल्यू है 98, सी इज इक्वल टू 99 एंड फिर डी इज इक्वल टू 100, ओके। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से यहाँ पे आंसर आ गया है, ओके। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नैरोइंग कास्टिंग. This is done manually by the programmer. It converts a larger data type to smaller data type. For example, converting a double to an int. It's very easy. Implicit हमने देखा था कि smaller to larger होता है, but जो explicit है वो क्या होगा फिर, larger to smaller. It's easy. है ना, जो भी लार्जर डेटा टाइप है उनका कन्वर्जन होगा स्मॉलर में, सो दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि जो डबल है, डबल डेटा टाइप इज लार्जर देन इंट, ओके। सो डबल का इंट में जब हम कन्वर्जन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके।
सो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, ऑर्डर दिया है, देखिए। सो यहाँ पे बाइट का कैर ऐसे नहीं होगा, ओके, यहाँ पे होगा, ओके। सो डबल डेटा टाइप का कन्वर्जन फ्लोट में होगा। फिर फ्लोट का कन्वर्जन हम कर सकते हैं लॉन्ग में, लॉन्ग का कन्वर्जन कर सकते हैं इंट में, इंट का कर सकते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट का कर सकते हैं कैर में, एंड फिर कैर का कर सकते हैं बाइट में, ओके। या फिर हम डबल का डायरेक्टली लॉन्ग में भी कर सकते हैं, फ्लोट का शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ओके, इंट का बाइट में भी कर सकते हैं। सो दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके। इट्स वेरी इजी, समझ में आ रहा है? ओके, सो प्रोग्राम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमने क्लास डिक्लेयर कर दिया है, देन मेन फंक्शन, देन यहाँ पे भी टू वेरिएबल्स लिए हैं, इंट एंड कैर, ओके। सो इंट में एक वैल्यू अभी पास की गई है, दैट इज 102, एक नंबर पास किया है, ओके। एंड ए क्या है? इंट। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिग, दैट इज लार्ज टू स्मॉल। सो इंट जो डेटा टाइप है वो है बिग, ओके, और उसका कन्वर्जन हम कर रहे हैं कैर में। फिर जो भी ch की वैल्यू होंगी इंट के साथ वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ओके। फिर हमने और दो वेरिएबल्स लिए हैं, डबल x एंड लॉन्ग y, ओके। सो डबल x की वैल्यू ऑलरेडी दी है यहाँ पे, लॉन्ग y में हमने वैल्यू स्टोर की है, किसकी? ये जो x है उसको हमने कन्वर्ट किया है लॉन्ग में, एंड डिवाइडेड बाय 20, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, लॉन्ग x डिवाइडेड बाय 20, ओके। सो x ये क्या है? ये डबल डेटा टाइप है, ठीक है। सो डबल डेटा टाइप को हमने कन्वर्ट किया है लॉन्ग में और डिवाइड किया है 20, और फिर प्रिंट किया है x की वैल्यू, एंड फिर ये y की वैल्यू प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है? ओके, सो इसे हम पहले रन करके देखते हैं। तो उसके पहले एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख लेते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, int variable is explicitly converted to char, yes, ये फर्स्ट इसमें हमने देखा था, which is of lower order. Similarly, result y by default will be of double type but has been converted to long data type. Hence, y stores the integer answer of the division operation. So यहाँ पे divide एक ऑपरेशन भी किया है तो उसकी वैल्यू फिर स्टोर होंगी लॉन्ग में। So ये प्रोग्राम है वो रन करके देखते हैं हम। सो सेम प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट किया है, ओके। सो यहाँ पे वैल्यूज भी सेम है, देखिए, ओके। सो अभी डायरेक्टली रन करते हैं। सो फर्स्ट ये ch प्रिंट होगा। सो ch की वैल्यू क्या थी हमारी? सो ch की वैल्यू थी 102, है ना, बट 102 तो इंटीजर वैल्यू थी, तो इंटीजर प्रिंट करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, ओके। सो 102 मीन्स होता है f, है ना। हमने इम्प्लिसिट में देखा था, हमने डी की वैल्यू प्रिंट की थी तो वो थी 100, ओके। फिर डी के बाद आता है ई, सो 101, एंड फिर एफ 102। नेक्स्ट, तो एक्स की वैल्यू क्या थी? 328 पॉइंट समथिंग, ओके। सो वो डायरेक्टली हमने प्रिंट कर दी थी, है ना। अब ये लास्ट वाला ऐसा आउट प्रिंट होगा, यहाँ पे वैल्यू है y। सो y क्या था हमारा? लॉन्ग x डिवाइडेड बाय 20। सो ये जो वैल्यू होगी 328 वाली, उसको पहले कन्वर्ट करेगा लॉन्ग में, है ना, एंड फिर डिवाइड करेगा, ओके। सो फिर आंसर आता है 16। आप चाहे तो ये डिवीजन कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 16, ओके। पॉइंट में आंसर आ रहा है, बट ये जो लॉन्ग डेटा टाइप है इसीलिए यहाँ पे ओनली 2 डिजिट्स ही लिए है, दैट इज 16, ओके। बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ओके। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमें बताना है। सो देखिए, copy constructor is a constructor that creates a new object using an existing object of a same class and initializes each instance variable of a newly created object with corresponding instance variable of an existing object. So simply ये ध्यान में रखिए कि copy constructor copy करता है, that is create करता है new object को जो कि already exist है, okay। simple term में याद रखिए कि copy means क्या होता है?
एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हम रीयूज करते हैं, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसको ही हम क्रिएट करेंगे या फिर रीयूज करेंगे, सो दैट इज हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। दिस कंस्ट्रक्टर टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट whose type is that of class containing the constructor। जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर हो। ओके, सो ये यहाँ पे समझाती हूँ, देखिए सिंपल एक रेक्टेंगल लिया है, सो ये रेक्टेंगल जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस इज ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर है हमारा। ओके, दैट इज मेन कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इंट एल एंड बी। ओके, सो सिंपली कंस्ट्रक्टर में लेंथ एंड ब्रेड्थ को डिफाइन किया है। ओके, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या किया है कि रेक्टेंगल ओबीजे, सो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये वाले कंस्ट्रक्टर का, दैट इज मेन कंस्ट्रक्टर का। ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी में लिखा है लेंथ एंड ब्रेड्थ को ही डिफाइन किया है विथ ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे होंगी वही सेम वैल्यूज यहाँ पे भी आ जाएंगी। फिर मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, रेक्टेंगल R1, सो ये जो रेक्टेंगल था फर्स्ट वाला ओरिजिनल है। ओके, सो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे एंड वैल्यूज पास की है 6 6। एंड ये नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। सो यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है R2 और पास किया है R1 का ये ऑब्जेक्ट। ओके, सो वैल्यूज यहाँ पे पास नहीं की है हमने, क्या ऑब्जेक्ट पास किया है R1। मीन्स क्या कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 है ओरिजिनल में, सो यहाँ पर भी फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ही वैल्यूज आएंगी। समझ में आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया है एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल R1 डॉट लेंथ एंड R1 डॉट ब्रेड्थ। ओके, ऑब्वियसली R1 ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसीलिए हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐसे कैलकुलेट की है रेक्टेंगल 1 की। ओके, अब देखते हैं रेक्टेंगल 2 के लिए। ओके, सो इसके लिए हमने क्या किया है, सेम लिखा है एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल R2 डॉट लेंथ एंड R2 डॉट ब्रेड्थ। ओके, क्योंकि ये रेक्टेंगल 2 है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेस्ट करके रखा है प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज आवर ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, सो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है कि रेक्टेंगल जो भी ये वाला हमारा ओरिजिनल था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। समझ में आ रहा है। और जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स है उसको हमने obj.length से कॉल किया है। और यहाँ पे सिंपली ये रेक्टेंगल फर्स्ट का एंड रेक्टेंगल 2 का जो आउटपुट मिलेगा वो प्रिंट किया है। सिंपली रन करते हैं अभी। देखिए एरिया ऑफ अ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 36 एंड एरिया ऑफ अ सेकेंड रेक्टेंगल इज 36। तो सेम क्यों आया, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना। सो हमारे जो मेन कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू हम पास करेंगे वही कॉपी कंस्ट्रक्टर में आएंगी, है ना। तो यहाँ पे हमने पास की थी L एंड B इज इक्वल टू 6 एंड 6। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज आ गई सेम। इफ यू वांट यू कैन चेंज द वैल्यूज, यहाँ पे मैं 8 करती हूँ। ओके, so 8 multiplied by 6 that is 48। yes, so देखते हैं आउटपुट। yes, it's 48। okay, so दोनों जगह पे प्रिंट हो गया है। okay, so this is called as copy constructor। okay, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू शो हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस इट्स वेरी इजी। ओके, वो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये एक क्लास है A, so this is called as parent class। okay, and यहाँ पे और दो classes है B and C, so this is 1 and this is 2, so these are child class। ये parent class के जो features है वो acquire करेगा child class, है ना। so this is called as hierarchical inheritance। तो जो भी मेथड्स हम पेरेंट क्लास में लिखेंगे वो सब हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस में। सो यहाँ पे बोला है सिर्फ प्रोग्राम लिखने के लिए। सो देखिए फर्स्ट क्लास इज एनिमल, तो एनिमल क्लास की हमने एक मेथड लिखी है ईट।
ओके, और उसमें सिंपली प्रिंट किया है एनिमल इज ईटिंग। ओके, नेक्स्ट अभी देखो ये चाइल्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट किया है। सो कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, सो एनिमल इज अ पेरेंट क्लास। ओके, जब भी हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सो एक्सटेंड ये कीवर्ड लगाते हैं। ओके, बिकॉज ये डॉग हो गया चाइल्ड क्लास एंड एनिमल इज अ पेरेंट क्लास। ओके, फिर सिर्फ डॉग के लिए हमने क्या एक मेथड लिखी है बार्क। ओके, एंड सिंपली प्रिंट किया है कि डॉग इज बार्किंग। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड क्लास 2। ओके, सो ये नंबर 1 था तो ये 2 है। ओके, सो क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, सो ये पेरेंट क्लास को कैट क्लास ने एक्सटेंड कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन है मियाऊ। ओके, सो कैट ऑब्वियसली क्या करती है? मियाऊ। ओके, सो कैट इज मियाइंग। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स इजी। ओके, नाउ अभी हमने क्या किया है, एक क्लास हमने ले लिया है, फिर मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लासेस, सो चाइल्ड क्लासेस हमारे दो थे, एक डॉग और कैट, है ना। सो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अभी यहाँ पे डॉग का एक वेरिएबल लेंगे दैट इज डॉग एंड न्यू डॉग। सो यहाँ पे ये डॉग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और कैट का ये कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए, ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग डिफरेंट है। ओके, दैट इज ये कैट जो है वो सी अपर केस में है और यहाँ पे लोअर केस में है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब एक्सेसिंग मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास, अब हमें क्या करना है कि जो भी मेथड्स पेरेंट क्लास में थी, ओके, सो मेथड कौन सी थी यहाँ पे देखिए, ईट। ओके, सो ये ईट वाली मेथड हमें एक्सेस करनी है चाइल्ड क्लास में, यहाँ पे लिख रही हूँ ईट। ओके, तो वो कैसे करेंगे फिर? डॉग दैट इज ये चाइल्ड क्लास 1 है, वो एक्सेस करेगा ये मेथड को दैट इज ईट मेथड को। सो डॉग डॉट ईट एंड यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास 2 है, सो कैट डॉट ईट। ओके, सो अभी जो भी वहां पे लिखा होगा दैट इज मेन क्लास में जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल क्लास। ओके, नेक्स्ट एक्सेसिंग मेथड्स ऑफ चाइल्ड क्लास, हमने अब मेन क्लास की जो मेथड्स थी वो तो कॉल कर लिए, बट चाइल्ड क्लास में भी तो मेथड्स थी, है ना। यहाँ पे देखिए दैट इज डॉग क्लास में बार्क है और कैट में मियाओ है, तो ये भी तो एक्सेस करनी है। तो वो तो सिंपल हम कर सकते हैं, कैसे? ये चाइल्ड क्लास 1 डॉट उसका ही मेथड हम लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला। ओके, एंड कैट मियाओ, सो दैट क्लास 2। समझ में आ रहा है? सो इसके बाद फिर देखते हैं हम आउटपुट क्या आता है। तो पहले हम ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। ओके, तो पहले रन करते हैं। एनिमल, यहाँ पे देखिए एनिमल इज ईटिंग, उसके बाद एनिमल इज ईटिंग, ऐसा क्यों आया है 2 बार? सो ये डॉग क्लास ने इनहेरिट की थी, ओके, एंड ये कैट क्लास ने इनहेरिट की थी, सही है। ओके, उसके बाद ये डॉग क्लास की खुद की मेथड थी और ये कैट की खुद की मेथड थी। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। सो एनिमल इज ईटिंग ये मेन क्लास में हमने लिखा था। ओके, सो डॉग डॉट इट, इसीलिए यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे आ गई है और सेकेंड लाइन है कैट डॉग इट। ओके, सो दोनों भी लाइन सेम है ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे देखिए एनिमल इज ईटिंग लिखा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे 2 टाइम्स प्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद देखिए डॉग इज बार्किंग, सो डॉग डॉट बार्क, है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा डॉग इज बार्किंग। ओके, एंड फिर था कैट डॉट मियाऊ, तो फिर सो कैट वाला सेंटेंस यहाँ पे प्रिंट हो गया है, कैट इज मियाइंग। इजी है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain any 4 font method with example। ओके, सो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाता है। ओके, स्टार मार्क कर लीजिए। सो 4 मेथड हमें लिखना है फॉन्ट के।
सो फॉन्ट तो सबको पता है किस चीज के लिए यूज होता है ना। हम फॉर्मेटिंग भी करते हैं जब वर्ड या फिर पावर पॉइंट यूज करते हैं। ओके, सो उसके लिए भी फॉन्ट बहुत यूजफुल होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वर्ड का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये सब बाय यूजिंग फॉन्ट मेथड्स होती है। तो वही हमें पूछा है, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो देखते हैं आंसर। In Java, the font class, which is a part of java.awt package. Okay, so font जो class होता है वो awt package में include होता है. Okay, it provides a method to work with fonts. Okay, so here are 4 commonly used methods. So यहाँ पे देखिए, first method is get font name. Okay, so नाम से ही पता चलता है font का name जो होगा वो यहाँ पे हम get कर सकते हैं. Okay, this method returns the logical font name of this font object. Okay, simple example देखिए, font ये क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है न्यू फॉन्ट। अभी यहाँ पे फॉन्ट का नेम दिया है, जैसे एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। ओके, यहाँ पे नेम दिया है, कॉमा फॉन्ट डॉट बोल्ड, अभी हमें बोल्ड भी करना है, सो फॉन्ट डॉट बोल्ड यहाँ पे किया है एंड उसका साइज दिया है। देन स्ट्रिंग फॉन्ट नेम, एक वेरिएबल लिया है, ओके, फॉन्ट नेम करके, एंड फॉन्ट डॉट गेट फॉन्ट नेम, गेट फॉन्ट नेम ये मेथड कॉल होने से जो भी यहाँ पे लिखा है, ओके, वो कॉल होंगी एंड फिर प्रिंट होंगी फॉन्ट नेम में। ये एग्जांपल, ये कोड भी है, अगर आप चाहें तो हम ये प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं, जब भी हम फॉन्ट या फिर AWT के क्लासेस हम यूज करते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है AWT पैकेज। ओके, सो java.awt.font यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। ओके, फिर क्लास का नाम, देन मेन फंक्शन लिखा है, उसके बाद ये 3 लाइंस जो भी हमने अभी देखी थी, ओके, वो सिंपली लिख दी है। ओके, फिर रन करते हैं, देखिए आंसर आता है फॉन्ट नेम, यहाँ पे हमने लिखा था फॉन्ट नेम इज एरियल बोल्ड। ओके, सो यहाँ पे एरियल था, ओके, जो भी फॉन्ट नेम हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया एरियल बोल्ड करके। ओके, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ओके, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड जो था वो यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट मेथड है गेट फॉन्ट, ये तो बहुत इजी मेथड है ना। इट इज अ मेथड ऑफ अ ग्राफिक क्लास यूज्ड टू गेट अ फॉन्ट प्रॉपर्टी। ओके, जो भी फॉन्ट प्रॉपर्टी होंगी वहां पे हमें मिल जाएंगी। ओके, सो एग्जांपल फॉन्ट f इज इक्वल टू g डॉट गेट फॉन्ट। ओके, कि जो भी प्रॉपर्टी होंगी फॉन्ट की वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखिए, where g is a graphic class object and font name is a string containing name of a current font. ओके, सो ये g जो है यहाँ पे देखिए, g क्या है, ग्राफिक क्लास ऑब्जेक्ट है, एंड फॉन्ट नेम, दिस फॉन्ट नेम ये तो हमें पता है, इसमें हम जो भी फॉन्ट का जो नेम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जब हम s out लिखेंगे तब। ओके, नेक्स्ट इज गेट साइज, सो दिस मेथड रिटर्न्स द पॉइंट साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इट्स इजी, एग्जांपल है, फॉन्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वहां पे हमने लिखा है एरियल फॉन्ट बोल्ड एंड 18। अभी हमें ये गेट साइज मेथड कॉल करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया है साइज विच इज ऑफ इंट डेटा टाइप। ओके, और वहीं पे हमने गेट साइज मेथड कॉल कर दी है। ओके, सो ये फॉन्ट डॉट गेट साइज, सो ये जो साइज है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसी साइज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट इज गेट स्टाइल, दिस मेथड रिटर्न्स द स्टाइल ऑफ दिस फॉन्ट एज एन इंटीजर बीट मार्क्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टाइल है फॉन्ट का, यहाँ पे जो भी हमने लिखा है उसका स्टाइल वहां पे हमें शो हो जाएगा। ओके, सो फॉन्ट ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसी में हमने देखो क्या लिखा है, एरियल फॉन्ट बोल्ड फॉन्ट इटैलिक एंड साइज। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल स्टाइल लिया है विच इज ऑफ इंटीजर। ओके,
एंड गेट स्टाइल मेथड को कॉल किया है विथ फॉन्ट ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट की है और ये स्टाइल दैट इज ये वाला वेरिएबल। ओके, फिर जो भी यहाँ पे लिखा है, जैसे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे लिखा है, इसका जो भी स्टाइल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज write a program to append content of one file into another file. Let's take an example. If suppose this is one file and this is another file. Okay, so this is A and B. So जो भी content यहाँ पे लिखे हुए हैं वो ये फाइल में append हो जाएंगे। इसका प्रोग्राम हमें लिखना है। Okay, so this program reads the content of source file a.txt. Okay, so यहाँ पे हमने एक फाइल ली है a.txt. Okay, जो कि सोर्स फाइल है। सो लाइन बाय लाइन एंड अपेंड ईच लाइन टू द डेस्टिनेशन फाइल b.txt. सो जो भी कंटेंट a.txt के होंगे वो b.txt में अपेंड हो जाएंगे। ओके, सो इट यूजेस बफर रीडर टू रीड फ्रॉम द सोर्स फाइल एंड बफर राइटर टू राइट टू द डेस्टिनेशन फाइल। ऑब्वियसली सोर्स फाइल से रीड करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं बफर रीडर क्लास। ओके, एंड डेस्टिनेशन फाइल में राइट करने के लिए हम बफर राइटर क्लास यूज कर रहे हैं। ओके, फाइनली इट क्लोजेस बोथ द रीडर एंड राइटर टू रिलीज द सिस्टम रिसोर्सेस। दोनों भी क्लास जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमें क्लोज करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे प्रोग्राम है, पहले देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हमने इंपोर्ट किए हैं, दैट इज बफर रीडर, बफर राइटर, फाइल राइटर, आईओ एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट एक क्लास लिया है, मेन फंक्शन लिया है, देन स्ट्रिंग सोर्स फाइल। अभी सोर्स फाइल एक ली है हमने, कहाँ पे स्टोर की है, तो वो बात यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया है, लिख लिया है। ओके, एंड दूसरी एक फाइल है वो डेस्टिनेशन फाइल नाम की, तो उसका भी पाथ हमने यहाँ पे दे दिया है। ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, सो ट्राई ब्लॉक ओपन द सोर्स फाइल फॉर रीडिंग। अभी हमें रीडिंग के लिए सोर्स फाइल ओपन करनी है। ओके, सो बफर रीडर एक वेरिएबल लिया है रीडर, न्यू बफर रीडर और न्यू फाइल रीडर। फाइल रीड करने के लिए सोर्स फाइल का यहाँ पे नेम लिख लिया है। ओके, सो देखिए सोर्स फाइल मीन्स ये वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, सोर्स फाइल। ठीक है, अभी हमें डेस्टिनेशन फाइल ओपन करनी है तो सेम कोड लिखेंगे यहाँ पे। देखिए बफर राइटर ऑब्वियसली राइट करना है उसी में, है ना। फर्स्ट में हमें राइट नहीं करना है, सेकंड में राइट करना है क्योंकि अपेंड वहीं पे करना है ना। तो बफर राइटर एक वेरिएबल, फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल नेम और ट्रू। अब क्या करेंगे, रीड ईच लाइन फ्रॉम द सोर्स फाइल एंड अपेंड टू द डेस्टिनेशन फाइल। ओके, अभी मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो भी फर्स्ट फाइल है उसको अपेंड करना है नेक्स्ट में, दैट इज बी में, डेस्टिनेशन में। ओके, सो स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लिया है लाइन, फिर व्हाइल कंडीशन लगाई है, व्हाइल लाइन इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल टू नल। ऑब्वियसली फर्स्ट जो फाइल है अपनी वो तो नल चाहिए ही नहीं है ना, क्योंकि अगर वो नल हुई तो फिर हम रीड क्या करेंगे। ओके, सो इसीलिए ये कंडीशन लिखी गई है। देन राइटर डॉट राइट लाइन एंड राइटर डॉट न्यू लाइन, सो एड न्यू लाइन आफ्टर ईच लाइन। ओके, सो जो भी हमें लिखना है नेक्स्ट, दैट इज बी में, b.txt में जो भी लिखना है तो वो लाइन बाय लाइन लिखेंगे इस कोड से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये तो हमें पहले ही पता है कि क्लोज द रीडर एंड राइटर फाइल। सो यहाँ पे हमने दोनों को, दैट इज रीडर एंड राइटर को भी क्लोज कर दिया है। ओके, फिर एस आउट में सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देंगी, कंटेंट अपेंडेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमें आउटपुट में तो कुछ नहीं आएगा, जो भी होगा वो फाइल्स में होगा, तो फिर हमें समझेगा कैसे, इसलिए फिर यहाँ पे एक प्रिंट कर दी है लाइन, दैट इज कंटेंट अपेंडेड सक्सेसफुली। ओके, अगर ये कंडीशन परफॉर्म नहीं होता है तो फिर कैच एक्सेप्शन थ्रो करेगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएंगी, एरर अकर्ड व्हाइल अपेंडिंग फाइल। ओके, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, सो इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, तो उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि डेस्कटॉप पे ये दोनों फाइल्स दिख रही है आपको। ओके, ए एंड बी। सो ए फाइल ओपन करके देखते हैं।
इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड ये वी फाइल ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा है हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कंटेंट अपेंडेड सक्सेसफुली। सो अब हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, ये जो b.txt फाइल है उसमें a.txt फाइल के कंटेंट अपेंड होने चाहिए। ओके, सो ए फाइल में हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा था सिर्फ, सो वो यहाँ पे अभी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बी फाइल में, देखिए हेलो स्टूडेंट्स के बाद हेलो वर्ल्ड ऐड हो गया है। ओके, जो कि लिखा है ए फाइल में। ओके, समझ में आ रहा है। पहले ए फाइल में सिर्फ हेलो वर्ल्ड था, ओके, एंड बी फाइल में सिर्फ हेलो स्टूडेंट ही था। जब हमने अपेंड किया तो ये ए फाइल का हेलो वर्ल्ड यहाँ पे अपेंड हो गया है, ऐड हो गया है। ओके, सो इस तरह से हम एक फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में अपेंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, attempt any two of the following, so which is of 12 mark. Okay, so each question carries 6 marks. Okay, so two question बोले हैं यहाँ पे. So first question is explain vector with the help of example. Explain any three methods of vector class. Vectors are dynamic arrays used to store and manipulate elements of the same data types in a Java. Okay, it is just like array but dynamic array. Okay, so dynamic क्यों होता है वो हम देखते हैं. Okay, so unlike traditional array, vectors can dynamically resize themselves as elements are added or removed. Vectors can hold objects of any type and any number. It is a part of Java collection framework since Java 1.2. It is found in a java.util package and implements the list interface. So we can use all the methods of list interface here. Okay, so simply vector is nothing but a dynamic array. So vector भी use होता है manipulate and store the elements. हम store and manipulate data elements कर सकते हैं. Okay, which is of same type. But vector में हम add and remove elements easily कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि array में fixed size होती है. ओके, जो भी साइज होती है वो फिक्स होती है, बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है. ओके, जब हम ऐड एंड रिमूव करते हैं सो ऑटोमेटिकली वो वेक्टर भी चेंज होते रहता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स. ओके, सो जब भी हम ऐड एंड रिमूव करते हैं सो वो वेक्टर चेंज होते रहता है, वो उसकी साइज चेंज करते रहता है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड एरे. वेक्टर्स जावा 1.3 का कलेक्शन है. ओके, और हम java.util पैकेज यूज करते हैं जब हम वेक्टर यूज करते हैं तब, एंड लिस्ट इंटरफेस यूज करते हैं हम वेक्टर के साथ. It is recommended to use vector class in a thread safe implementation only. If you don't need to use thread safe implementation, you should use array list. Obviously, अगर हमें thread safe implementation नहीं चाहिए, thread safe coding नहीं चाहिए, तो हम array list use कर सकते हैं. Okay, now Java vector class declaration. अभी जो vector class declaration होता है वो हम देखते हैं. Okay, so it's simple. Public class vector हम लिखेंगे. So यहाँ पे E क्या है? It's a type of element. Type of elements. Okay. extend करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे. ओके, देन implements, लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकता है. ओके, देन क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल मीन्स जो वेक्टर क्लास है वो एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्लास को. ओके, और इंप्लीमेंट करता है लिस्ट को. List interface. Yes, so object is a class and list is a interface, and clonable, serializable ये भी interface. तो ये भी हम यूज करते हैं वेक्टर्स में. ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर. अब देखते हैं हम वेक्टर के कंस्ट्रक्टर. ओके, सो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं. ओके, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4. Okay, so first constructor is default constructor. Yes, okay, so it construct an empty vectors with a default size 10. Okay, so ये जो constructor हम use करेंगे वो default size 10 print करेगा. Okay, next is
वेक्टर, यहाँ पे हम फिर इनिशियल कैपेसिटी एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. ओके, सो इट कंस्ट्रक्ट an empty vector with specified initial capacity and with its capacity increment equal to 0. ओके, सो यहाँ पे हमें इनिशियल कैपेसिटी स्पेसिफाई करना होगा. दिस इज सेकंड टाइप. ओके, दिस वन. नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर. यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट वैल्यू भी हमें पास करनी है. इट कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी वेक्टर विद स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट. ओके, सो ये हो गया थर्ड कंस्ट्रक्टर. एंड फोर्थ टाइप इज this. So vector collection and extends. So it construct a vector that contains the element of collection C. तो यहाँ पे हम elements भी डाल सकते हैं. Okay, so this is four type of constructor. Okay, now अभी हमें methods पूछी थी कि 3 methods हमें explain करनी थी. Okay, so this is 1, 2, 3. Okay, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही methods दी है. Actually जावा के जो vector methods है वो बहुत सारे होते हैं. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ बना ली है, देखो. ओके, सो इतने सारे मेथड्स यूज होते हैं वेक्टर्स में. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स मैंने दिए हैं, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही पूछे हैं, इसलिए 3 ही हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, so first is add. So add method is used to append the specified element in the given vector. Okay, so हमें अगर कुछ भी elements add करने हैं तो वो add करने के लिए add method use होती है. Okay, it's easy. Then remove. Remove भी बहुत easy है. It is used to remove the specified element from the vector. If the vector does not contain the element, it is unchanged. ओके, सो अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, सो रिमूव मेथड का यूज होता है. ओके, अगर वेक्टर में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होगा. ओके, एंड द लास्ट इज इंसर्ट एलिमेंट एट. ये मेथड क्यों यूज होती है? इट इज यूज टू इंसर्ट द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एज अ कंपोनेंट इन द गिवन वेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट हमें ऐड करना है तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट एलिमेंट ऐड. ओके, बहुत इजी है. अभी ये जो तीनों भी मेथड्स हमने यहाँ पे दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन, दैट इज उनकी कोडिंग मैंने एक प्रोग्राम में यहाँ पे दी है. ओके, आप देख सकते हो. ओके, सेपरेट सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोग्राम में तीनों भी मेथड्स आ जाएंगी. ओके, सो देखते हैं. सो फर्स्ट हमने कुछ पैकेज इंसर्ट किए हैं, जैसे आयो, यूटिल, उसके बाद क्लास नेम, देन मेन मेथड. ओके, अभी हमें वेक्टर क्रिएट करना है. ओके, सो यहाँ पे वेक्टर क्रिएट किया है. वेक्टर इंटीजर, ये सिंटैक्स है. ओके, सो वेक्टर इंटीजर, फिर एक ऑब्जेक्ट, न्यू वेक्टर. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद हमें ऐड एलिमेंट करना है. ओके, सो ऐड मेथड हम यूज करते हैं, देखो. सो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये डॉट ऐड, हमें ऐड करना है एलिमेंट्स, तो फिर ऐड करते जाएंगे. ये इंटीजर है इसलिए सिर्फ ब्रैकेट में हमने ऐड किया है. ओके, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो 5 एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं. अब सिंपली ये सारे एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है. तो क्या करेंगे? साउट में एलिमेंट्स इन वेक्टर बिफोर इंसर्शन. ओके, बिकॉज हमें इंसर्ट एलिमेंट भी करना है. ओके, सो उसके पहले हम ये जो सारे के सारे ऐड किए हुए एलिमेंट्स है वो प्रिंट करना है. सिंपली वेक्टर को कॉल कर दिया है. ओके, अब यूज रिमूव मेथड. अभी हमें रिमूव मेथड का यूज करके कुछ एलिमेंट डिलीट करने हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे वेक डॉट रिमूव. तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 क्या लिखा है मैंने, दिस इज इंडेक्स, है ना, क्योंकि 1 तो वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इंडेक्स मीन्स दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4. यस, हमें पता है कि इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, तो 0 एंड 1. सो ये 1 पे जो भी वैल्यू होंगी वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा ये एलिमेंट से. ओके, फिर ये तो हो गया रिमूव. फिर हमें प्रिंट करना है क्या, सक्सेसफुली रिमूव द एलिमेंट 102, क्योंकि ये 102 ही रिमूव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है. ओके, इट्स इजी. अब रिमूव तो हो गया,
है ना, बट हमें ये ओरिजिनल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होनी है कि सच में रिमूव हुआ है या नहीं। ओके, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, सिंपली साउट में लिखेंगे वैल्यूज इन वेक्टर, फिर से वेक दैट इज ये वेरिएबल है उसी को कॉल करेंगे। सो रिमूव हो जाएगा ये डिजिट 102 जो था, ये वाला नंबर डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट द एलिमेंट एट थर्ड पोजीशन। सो यहाँ पे देखिए इंसर्ट एलिमेंट एड, सो कौन से पोजीशन पे हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, देखिए सो मुझे 1000 करना है थर्ड पोजीशन पे। ओके, जो भी थर्ड पोजीशन होंगी वहां पे इंसर्ट हो जाएगा ये 1000। ओके, फिर उसके बाद सिंपली प्रिंट कर देंगे। ये सेम प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम है, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे सिंपली रन कर रही हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव्ड। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एलिमेंट्स इन अ वेक्टर बिफोर इंसर्शन, सो मैंने 101 से लेके 105 तक वैल्यू डाली थी, वो आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, रिमूव। ओके, सो सक्सेसफुली रिमूव द एलिमेंट, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली रिमूव द एलिमेंट 102 तो रिमूव हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था कि वैल्यू प्रिंट की थी रिमूव होने के बाद, है ना। सो दिस इज 101, 103, 104 एंड 105। देखिए यहाँ पे 102 रिमूव हो गया है। ओके, फिर उसके बाद इंसर्ट की थी हमने वैल्यू। सो यहाँ पे देखिए दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, सो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे वो वैल्यू इंसर्ट हो गई है 1000, एंड ये जो 105 है ये आगे शिफ्ट हो गया है, दैट इज ये फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो इट्स वेरी इजी कि इंसर्ट हमें कहाँ करना है, वो इंडेक्स यहाँ पे डालना है, फिर वो इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलप एंड interest interface which contains simple interest and compound interest method and static final field of rate 25%. Write a class to implement those methods. Okay, ये क्वेश्चन मेरे टाइम्स पूछा जा चुका है क्योंकि ये MSBT का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सो इसे लीव कर देते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। ओके, बट बहुत इजी है। ओके, सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस बोला है। जैसे हम क्लास लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस इंटरेस्ट। ओके, सो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बोला है तो वही लिखना पड़ेगा। सो एक हमने स्टैटिक फाइनल एक वेरिएबल ले लिया है, रेट है ना, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, और इज इक्वल टू 0.25 परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड लिखनी है। ओके, सो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ओके, सो क्योंकि हमारी वैल्यू जो है बहुत बड़ी बड़ी रहने वाली है, इसलिए हमने जो डेटा टाइप है वो डबल लिया है। ओके, सो डबल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एक मेथड ली है, एंड कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एक मेथड ली है। ओके, और उसी में ही हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, प्रिंसिपल एंड टाइम। सो ये तो सिर्फ डिफाइन हो गई है। अब नेक्स्ट इज क्लास इंप्लीमेंटिंग द इंटरेस्ट इंटरफेस। ओके, एक क्लास लेंगे। ओके, सो क्लास इज इंटरेस्ट कैलकुलेटर, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, और ऑब्वियसली इंटरफेस यूज कर रहे हैं, सो इंप्लीमेंट होगा। अब पब्लिक डबल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, अब ये जो दो मेथड्स हमने दी थी उनको अभी स्पेसिफाई करना है ना, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरराइड लिखा है, देखो। सो ये जो मेथड्स है हमने यहाँ पे ओवरराइड की है। ओके, सो सेम पैरामीटर्स है, डबल प्रिंसिपल डबल टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम पैरामीटर्स है। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है, रिटर्न प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, सो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर भी सेम देख सकते हो। ओके, सेम लिखा है। सो अभी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ओके, सो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है इंट। ओके, सो वहां पे हमने वैल्यू दी है 12 मंथ्स है, सो इसलिए यहाँ पे हमने
अज्यूम किया है कि 12 मंथ्स इज इक्वल टू n। फिर यहाँ पे हमने डबल एक वेरिएबल लिया है अमाउंट, ओके, और उस अमाउंट में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ओके। सो देखिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय जो पावर, ये जो पावर है ना ये ऐसे लिखते हैं, ओके। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है एंड फिर रिटर्न अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट होंगी हमारी उसमें से ये प्रिंसिपल माइनस होगा, ओके। मेन क्लास फॉर टेस्टिंग, अब हमें टेस्ट करना है मेन फंक्शन, ओके। इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जो भी ये क्लास था हमारा क्लास इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ओके, सो वो यहाँ पे यूज किया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे कैलकुलेटर, ओके। देन डबल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को वैल्यू दे दी है 1000, टाइम दैट इज 2, ओके, 2 इयर्स, टाइम इन ईयर्स यहाँ पे लिखा है। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है सिंपल इंटरेस्ट, ओके। और जो भी कैलकुलेटर है जैसे कि ये वेरिएबल, उसके साथ हमने हमारी फर्स्ट वाली मेथड दैट इज सिंपल इंटरेस्ट की मेथड वो यूज की है, ओके, इट्स इजी। एंड फिर उसी को प्रिंट कर दिया है, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फिर ये आएगा, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके। सो वैसे ही सेम करेंगे, डबल कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, सो डबल और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर वही कैलकुलेटर वेरिएबल के साथ हमने ये मेथड यूज की है कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। सो फिर उसी को हमने प्रिंट कर दिया है, ओके। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं यहाँ पे, ओके। सो सेम प्रोग्राम यहाँ पे है, देखिए अब हम इसे रन करते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट 500 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये वैल्यू आ गई है, ओके। सो ये कैसे आया है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, सो वैल्यू क्या आ गई 500 एंड वैसे ही यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, सो वो फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू आ गई है। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट थ्रोज एन एक्सेप्शन कॉल्ड नो मैच एक्सेप्शन when a string is not equal to India, okay? अगर जो भी स्ट्रिंग है वो इंडिया नहीं होती है तो हमें नो मैच एक्सेप्शन थ्रो करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है, ओके। सो बहुत इजी है, यहाँ पे हमने क्लास लिया है नो मैच एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, ऑब्वियसली जब भी हम एक्सेप्शन के प्रोग्राम्स लिखते हैं तो एक्सेप्शन को एक्सटेंड करना होता है, ओके। फिर यहाँ पे हमने एक मेथड ले ली है पब्लिक नो मैच एक्सेप्शन, ओके। सो इसे हम कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मेथड का नेम और ये सेम है। फिर उसमें हमने पैरामीटर एक दे दिया है स्ट्रिंग मैसेज, ओके। फिर उसके अंदर ओनली मैसेज को सुपर कीवर्ड लगा के प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट अभी मेन क्लास हमें लिखना है, सो ये हो गया मेन क्लास एंड दिस इज योर मेन फंक्शन। फिर हमने ट्राई ब्लॉक लिखा है, उसमें एक वेरिएबल लिखा है कंट्री, कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, यहाँ पे इंडिया नहीं लिखना है, ओके। अगर लिखोगे तो फिर एक्सेप्शन कैसे आएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे इंडिया नहीं लिखना है। देन इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर ये जो वेरिएबल है वो कंट्री इक्वल टू इंडिया नहीं हुआ तो फिर वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा नो मैच एक्सेप्शन, और फिर हमें प्रिंट होगा स्ट्रिंग डज नॉट मैच इंडिया। ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में भी पूछा है कि स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू इंडिया, तो ही एक्सेप्शन थ्रो होगा, ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन इट विल शो दिस मैसेज स्ट्रिंग मैचेस इंडिया, ओके। देन ट्राई ब्लॉक तो हो गया, फिर कैच ब्लॉक, सो कैच ब्लॉक में हम सिंपल क्या लिखेंगे नो मैच एक्सेप्शन एंड फिर प्रिंट कर देंगे एक्सेप्शन कॉट, फिर मैसेज प्रिंट होगा कि ये सिस्टम डज नॉट मैच इंडिया, ओके। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं, देखिए सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है, ओके। डायरेक्टली रन करते हैं, एक्सेप्शन कॉट स्ट्रिंग डज नॉट मैच इंडिया, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमने इंडिया दी ही नहीं थी, है ना, तो दिस इज यूएसए, इसीलिए फिर ये डायरेक्टली ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट अवर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द लास्ट क्वेश्चन,
Attempt any two of the following. Two question which is of 6 marks each. Okay, so first question is write a program to print the sum, difference and product of a two complex numbers by creating a class named complex with separate methods for each operations whose real and imaginary parts are entered by user. ओके, सो हमें एक प्रोग्राम लिखना है, ओके, जो कि सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट की ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नाम का क्लास तैयार करना है, क्रिएट करना है, ओके, और उसमें बहुत सारे सेपरेट मेथड्स लिखने हैं जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड रियल एंड इमेजिनरी ये दोनों पार्ट्स हमें लिखना है, ओके, जो कि यूजर एंटर करेगा। सो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर दिया है विथ यूटिल पैकेज, ओके, देन क्लास का नेम कॉम्प्लेक्स है, ओके, यहाँ पे हमने टू वेरिएबल्स ले लिए हैं, रियल एंड इमेजिनरी, ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, इसलिए डेटा टाइप लिया है डबल, ओके, फिर कंस्ट्रक्टर लिखा है, सो कॉम्प्लेक्स ये कंस्ट्रक्टर लिखा है, उसमें पैरामीटर्स दिए हैं रियल एंड इमेजिनरी, ओके, अभी दिस ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, सो दिस डॉट रियल, उसमें रियल वैल्यू स्टोर हो गई है और इमेजिनरी में इमेजिनरी। नेक्स्ट मेथड टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, उसके लिए मेथड लिखी है यहाँ पे, ओके, सो सिंपली एक ऐड फंक्शन लिखा है, ओके, और उसमें कॉम्प्लेक्स अदर पैरामीटर पास किया है, टू वेरिएबल्स लिए हैं, सो डबल सम रियल एंड सम इमेजिनरी, जो रियल को ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला, ओके, एंड इमेजिनरी को ऐसे ऐड करेंगे, ओके, देन फिर रिटर्न करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम रियल सम इमेजिनरी दोनों का भी जो भी सम आएगा वो यहाँ पे रिटर्न किया है, ओके, फिर मेथड टू सब्ट्रैक्ट, तो सब ये ऐड हो गया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाया है, ओके, नेक्स्ट इज मेथड टू मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है डबल प्रोडक्ट रियल, ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, सो प्रोडक्ट रियल में हमने क्या किया है कि फर्स्ट जो भी रियल थे उनका मल्टीप्लीकेशन और जो भी इमेजिनरी है उनका मल्टीप्लीकेशन करके फिर सब्ट्रैक्शन किया है, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजिनरी में क्या करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, जैसे इसमें आप देख सकते हो रियल रियल का ही मल्टीप्लीकेशन किया है ना, बट यहाँ पे स्वैप करेंगे, सो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा, है ना, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ओके, फिर जो भी आउटपुट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट मेथड टू डिस्प्ले अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने सारे कैलकुलेशन तो कर लिया, अभी डिस्प्ले करना है तो सिंपली एस आउट में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस रियल, तो पहले क्या जो रियल वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी पड़ेगी और फिर इमेजिनरी वैल्यू प्रिंट होंगी, ओके, फिर एक क्लास लिया है हमने, उसमें मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, यूजर से हमें इनपुट चाहिए इसलिए स्कैनर क्लास, ओके, सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है एंटर रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रियल पार्ट एंटर करना है, ओके, सो फिर नेक्स्ट डबल, फिर इस लाइन से वो एंटर हो जाएगा, नेक्स्ट एस आउट में हमने लिखा है एंटर इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो हमने रियल कर दिया है ना, अभी इमेजिनरी करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे वो फिर इनपुट ले लेगा, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, है ना, बट अभी सेकंड भी तो चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, है ना, तो सेम कोड लिखेंगे एस आउट एंटर रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसको भी हम ऐड कर देंगे, फिर लिखेंगे एंटर इमेजिनरी पार्ट, फिर उसको भी ऐड कर देंगे, अब ये हो गया सेकंड नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हमें दोनों भी मिल गए हैं, फिर क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्टली मेथड्स कॉल कर देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, सो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वन फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए, सो फर्स्ट वैल्यू जो भी इनपुट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की वो यहाँ पे स्टोर होंगी, है ना, और सेकंड वैल्यू जो भी हम प्रिंट करेंगे या फिर जो भी इनपुट करेंगे वो यहाँ पे स्टोर होंगी, ओके, फिर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे देखिए सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, सो ये जो सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट थे
सिंपली हम उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, दैट इज कॉल कर रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स वन डॉट ऐड, सो ऐड ये मेथड थी तो ये वहां पे कॉल होंगी, सब्ट्रैक्ट के लिए ये कॉल होंगी एंड मल्टीप्लाई के लिए ये कॉल होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रिंट कर देंगे सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सम डिस्प्ले हो जाएंगी, यहाँ पे वैसे ही डिफरेंस एंड यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, फिर स्कैनर क्लास हम क्लोज करते हैं। ओके, सो यही सेम प्रोग्राम है, हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। सो सिंपली मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ओके, सो सेम कोड आप देख सकते हो। अब हम सिंपली रन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एंटर रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रियल पार्ट हम कौन सा भी लिखते हैं, मैं लिख रही हूँ 15। ओके, फिर एंटर। अभी इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं 50, फिर एंटर। ओके, ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब सेकंड के लिए मैं ट्राई करती हूँ 35। ओके, एंड इमेजिनरी लिखते हैं 80। ओके, अब देखिए सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आई है 50 प्लस 130 आई। ओके, कैसे आया ये देखिए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था दैट इज रियल वाला, ये 15 प्लस 35। ओके, सो 15 प्लस 35 50 होता है एंड ये 50 प्लस 80 130। ओके, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखते हैं। ओके, सो लास्ट में जो नंबर आते हैं उसे हम आई लगाते हैं। ओके, फिर अभी डिफरेंस, तो डिफरेंस मीन्स ये 15 माइनस 35। ओके, सो मैंने ये वैल्यू स्मॉल डाली थी 15, इसलिए वो माइनस में आया -20। ओके, फिर यहाँ पे 50 माइनस 80, सो इट्स -30। ओके, अभी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो 15 multiplied by 35, the answer is -3475 and 50 multiplied by 80, so it is 2950.0 I. ओके, गॉट इट। सो इस तरह से हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain errors and its type in detail. So errors are mistakes that can make a program go wrong. Errors may be logical or may be typing mistakes. An error may produce an incorrect output or may terminate the execution of a program abruptly or even may cause the system to crash. Error cannot be solved by any handling techniques, whereas we can solve exception using some logic implementation. So, when an error occurs, it causes termination of program as error cannot try to catch. हम जब भी कोड लिखते हैं तो एरर्स डेफिनेटली आता ही है ना। तो एरर्स क्या होता है, वो मिस्टेक्स होती है। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। सो दैट इज नथिंग बट अ एरर्स। कभी कभी जो आउटपुट है वो रॉन्ग प्रोड्यूस करती है, कभी कभी तो आउटपुट ही नहीं आता है, कंपाइल होने के बाद एरर्स आती है, वार्निंग मैसेजेस आते हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ एरर्स। और जो भी एरर्स होती है वो हैंडलिंग टेक्निक से सॉल्व नहीं होती है। जो एक्सेप्शन होता है वो हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, है ना, by using try catch block, but errors ऐसे try catch block से solve नहीं होती है। error आते हैं तो direct termination of program हो जाता है, that is program close हो जाता है। Okay, so errors are broadly classified into two categories. First is compile time and next is run time. Okay, so first is compile time errors. Compile time errors are those errors which prevent the code from running because of an incorrect syntax, such as missing semicolons at the end of a statement or missing brackets, class not found, etc. Okay, so compile time error बहुत ही easy है। जब भी हमारा प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तब ये एरर्स आती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, इनकरेक्ट सिंटैक्स। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ कंपाइल टाइम एरर। मिसिंग सेमीकोलन, अगर हमने कभी कभी सेमीकोलन नहीं दिया तो वो भी एक कंपाइल टाइम एरर बन जाती है। ओके, मिसिंग ब्रैकेट्स और क्लास नॉट फाउंड, क्लास का नाम हमने रॉन्ग दिया है। और ये जो एरर है जैसे क्लास नॉट फाउंड, ये तो हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। हम क्लास का नाम कुछ अलग देते हैं बट सेव अलग नाम से करते हैं, है ना, तो ये तो प्रॉब्लम आता ही है। ओके, सो दैट इज कंपाइल टाइम एरर। Compile time error are also called as
सिंटैक्स एरर। यस, जब भी कोई हम सिंटैक्स में प्रॉब्लम करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर. Okay, this kind of errors are easy to spot and rectify because the Java compiler finds them for you. Yes, क्योंकि हमें Java compiler खुद ही बता देता है कि कौन से लाइन में एरर है, कहाँ पे एरर है, कौन सा सिंटैक्स रॉन्ग लिखा है. सो ये सब बहुत इजी होता है बाय यूजिंग कंपाइल टाइम एरर से. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, मिसस्पेल वेरिएबल नेम और मेथड नेम, मिसिंग पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस. सो आई थिंक इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से यही पढ़ते आए हैं, एरर्स एरर्स एंड एरर्स. ओके, नेक्स्ट इज रन टाइम एरर. सो रन टाइम एरर मीन्स क्या होगा? एज अ नेम इंडिकेट, रन टाइम पे जो एरर्स आएंगी वो रन टाइम एरर है ना. So runtime errors are detected during the execution of a program. Yes, as I already told you, these are discovered when the user enter an invalid data or data which is not relevant. जब भी आउटपुट आता है तब हम कुछ इनवैलिड ऐसा एंटर कर देते हैं या फिर कुछ इररिलेवेंट एंटर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आउटपुट नहीं आता है, तब हमें रन टाइम एरर्स आती है. ओके, runtime errors occur when a program does not contain any syntax error but asks the computer to do something that computer is unable to reliably do. During compilation, the compiler has no technique to detect this kind of errors. It is the JVM, that is Java Virtual Machine, that detects it while the program is running. For example, if the user input a data if string format, when the computer is expected an integer, there will be a runtime error. Runtime error caused by dividing by 0. जब भी हम कोई इनपुट रॉन्ग देते हैं, ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड, तो वहां पे जो एरर आती है दैट इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर. सो ड्यूरिंग कंपाइलेशन, जब भी कोड कंपाइल होता है तो कंपाइलर के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है जिससे ये रन टाइम एरर आइडेंटिफाई हो. ओके, सो फिर JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है रन टाइम एरर्स जब प्रोग्राम रन होता है. ओके, तो हम यूज करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक टू हैंडल द एरर्स. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए हैं. ऑब्वियसली एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, सो इसका आंसर इंफिनिटी आएगा, है ना. सो ये फिर एक रन टाइम एरर हुआ. अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट कैर में है, ओके, एंड हम अगर इंटीजर वैल्यू एंटर कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दिस विल गिव द रन टाइम एरर, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन थ्रेड मेथड टू सेट एंड गेट प्रायोरिटी. ओके, सो सेट एंड गेट मेथड हमें explain करनी है. Okay, so in Java, threads have priorities associated with them, which determines their importance and the order in which they are scheduled to execute by the thread scheduler. Java provides methods to set and get the priority of a thread. So Java में thread को priorities होती है, तो वो क्या डिटरमाइन करता है कि कौन से थ्रेड को कितनी इंपॉर्टेंस है. ओके, कौन सी थ्रेड फर्स्ट एग्जीक्यूट होंगी, देन कौन सी थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होंगी. सो ये सब प्रायोरिटी असाइन होती है बाय यूजिंग स्केड्यूलर. ओके, सो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट एंड गेट प्रायोरिटी मेथड. ओके, सो फर्स्ट इज गेट प्रायोरिटी. सो गेट प्रायोरिटी का सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं हम, पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी. ओके, so this method is used to get the priority of a thread. Yes, obviously get है means क्या, thread की priority get करने के लिए get priority ये method का use होता है. Okay, next it returns an integer value representing the priority of the thread. So ये integer value return करती है. Okay, next priorities are represented as integer ranging from 1, that is lowest priority 1 होती है and highest priority 10 होती है. Okay, next by default all threads inherit the priority of their parent thread, usually the main thread which has a priority of 5. all threads जो होती है वो inherit करती है parent thread की priorities. Okay, और parent thread की priority हमेशा होती है 5.
So this is about get priority. Okay. Next is set priority. So this is representation. Okay. Public final void set priority. यहाँ पे एक वेरिएबल भी दिया है, एट्रीब्यूट भी दिया है कि न्यू प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं. ओके. So this method is used to set the priority of a thread. Obviously set है means हमें एक वैल्यू असाइन करनी होंगी, है ना. Next is it takes an integer argument new priority which represent the new priority to be set for a thread. Yes, जैसे कि मैंने यहाँ पर ही बताया है, न्यू प्रायोरिटी का मतलब होता है हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और वो भी इंटीजर ही रहेंगी. ओके. नेक्स्ट इज द न्यू प्रायोरिटी आर्ग्यूमेंट must be within the range of 1 to 10. Okay. Next is attempting to set a priority outside this range will result in an illegal argument exception. Okay. अगर इससे कोई हम नंबर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या फिर बियॉन्ड दिस नंबर ऐड करते हैं सो हमें ये एक्सेप्शन मिलता है. ओके. नेक्स्ट, the actual behavior of thread priorities may vary depending on the underlying operating system and JVM implementation. In some systems, thread priorities may not be fully supported or may not have a significant impact on thread scheduling. जो भी थ्रेड प्रायोरिटी का बिहेवियर होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जेवीएम कैसे वर्क करता है उस पे. और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी होती है कि वो थ्रेड प्रायोरिटीज को फुल्ली सपोर्ट नहीं करती और कौन कौन से सिस्टम ऐसे होती है कि वो सपोर्ट करती है. ओके. सो दिस इज अबाउट get priority and set priority. Okay. Next question is write a program to draw a chessboard in a Java applet. ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है क्योंकि applet का क्वेश्चन है ये. ओके. सो इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है. सो हमें एक चेसबोर्ड ड्रॉ करना है. यहाँ पे देखते हैं. सो पहले हमने 2 पैकेज इंपोर्ट कर दिए हैं applet awt. ओके. एंड दिस इज नेम ऑफ द क्लास test1 extends applet. सो applet का क्लास है ये, तो ऑब्वियसली हम एक्सटेंड करेंगे applet को. ओके. नेक्स्ट इज यहाँ पे पेंट मेथड लिखी है हमने. क्यों? क्योंकि अब हमें कुछ ड्रॉ करना है. फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए हैं कुछ, जैसे रो, कॉलम, एक्स, वाई. यस, हमें चेसबोर्ड ड्रॉ करना है तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स तो रहेंगे ही, है ना. और फिर साइज ली है 50. सो साइज ऑफ ईच स्क्वायर इज 50. ओके. Now look through rows and columns to draw the squares. अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर्स कैसे ड्रॉ करने हैं उसके लिए हम कुछ यहाँ पे कोड लिखेंगे. ओके. सो फर्स्ट फॉर लूप, रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 8, रो प्लस प्लस. सो ये फर्स्ट फॉर लूप से क्या होगा, रोज ऐड हो जाएंगे. ओके. एंड ये फॉर लूप से कॉलम्स ऐड हो जाएंगे. ओके. फिर हमने क्या किया, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट की है. कैसे, जो भी यहाँ पे कॉलम आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को. सो जो भी x वाली वैल्यूज है उस पे हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम की वैल्यू हम जो लाएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 को. ओके. सो फिर हमें कॉलम वाली वैल्यू दैट इज x वाली वैल्यू मिल जाएंगी. ओके. वैसे ही सेम करेंगे y से. ओके. फिर अल्टरनेट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स. अभी चेस में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं, वो कैसे ड्रॉ करेंगे. इफ कंडीशन लगाई है हमने रो प्लस कॉलम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0. ओके. यानी क्या, यहाँ से क्या होगा, इवन ऑड कॉन्सेप्ट यूज होगा. फिर सेट कलर. ओके. सो सेट कलर व्हाइट. जो भी ये कंडीशन फुलफिल करेगा उसका कलर व्हाइट होगा, एल्स ब्लैक. ओके. सिंपल. और फिर ड्रॉ द स्क्वायर. अभी स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है, उसके लिए फिल रेक्ट एक मेथड होती है. ओके. सो वो हमने कॉल की है, उसमें पैरामीटर्स दे दिए हैं एक्स, वाई, साइज. ओके. तो सिंपल ये कोड था. इसको अब रन करते हैं हम, इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम लोग. ओके. सो तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो कोड था वो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है. ओके. और ये एक जावा फाइल है. ओके. बट एप्लेट के प्रोग्राम्स रन करने के लिए हमें HTML भी लगती है, तो ये HTML फाइल यहाँ पे हमने ऑलरेडी टाइप करके रखी है. ओके. उस पे कोड देखिए, ये एप्लेट कोड test1 डॉट क्लास फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है. ओके.
सो सिंपली ये प्रोग्राम रन करते हैं हम लोग। यहाँ से हम टर्मिनल पे जाएंगे, ओके, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे अब टाइप करेंगे जावा सी, ओके, test1.java, ओके, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो test1.class नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम इसको रन करते हैं, सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, ओके। सो यहाँ पे लिख के आएगा हेलो जावा, क्योंकि हमने ये फाइल में यहाँ पे ये लिखा था, ओके। बट आप तो बोलोगे कि यहाँ पे तो हमें चेसबोर्ड दिखना चाहिए था। सो फिर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और अब आपका आउटपुट यहाँ पे शो होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चेस बोर्ड क्रिएट हो चुका है हमारा, ओके। और उसके नीचे जो भी हमने लिखा था हेलो जावा, वो यहाँ पे आ चुका है, ओके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पीडीएफ में मैंने यहाँ पे आउटपुट नहीं शो किया है, ओके। सो देखिए यहाँ पे चेस बोर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है, ओके। तो मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वीएस कोड में हमने कैसे एप्लेट के प्रोग्राम रन किए, ओके। सो डोंट वरी, इस पे भी एक वीडियो है, ओके। सो ये कैसे रन करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, ये सब मैं उसमें बता दूंगी। सो अभी के लिए तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट, ओके। आई होप आपको सब क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। हमने 2023 का विंटर का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके लिया है विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन, ओके। ऑल प्रोग्राम्स भी मैंने सब बता दिए हैं, ओके। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए हैं। सो आई होप आप अपने एग्जाम में गुड स्कोर करोगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। So till then, take care, bye bye, happy learning, keep learning, all the best.